नमस्कार, मैं रोशन आनंद आप सभी के समक्ष दोबारा इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। ये हमारा जो आज का वीडियो ये पार्ट 2 है आईसीएसई बोर्ड के टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स चैप्टर नंबर 4 द मौर्यन एम्पायर को लेकर के। उसका जो पहला जो वीडियो हमने बना चुके हैं इंट्रोडक्शन से लेकर के आपका लिटरेरी सोर्सेज तक। आज का जो ये हमारा वीडियो होगा वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर आधारित होगा और आगे फर्दर हम देखेंगे कि इसके अंदर में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सर्वप्रथम जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं पहले नंबर पर जो आता है वो है अशोकन एडिक्ट्स और दूसरा है सांची स्तूप। ये दो मुख्य रूप से मौर्यन एम्पायर से रिलेशन रखने वाले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। अब आते हैं अशोकन एडिक्ट्स या एडिक्ट्स ऑफ अशोक। अब ये क्या चीज थे इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि एडिक्ट होता क्या है। एडिक्ट वो होता है जो एक शासक के द्वारा, एक राजा के द्वारा अपनी जनता को अपना मैसेज, अपना आदेश उन तक पहुंचाना। ये एडिक्ट के माध्यम से वो अपनी प्रजा तक अपनी बात को रखते थे। अब दूसरी चीज है कि जो अशोकन जो एडिक्ट्स हुआ करते थे उसको कहा जाता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने को अगर हमको जानना है मौर्यन एम्पायर के बारे में तो अशोकन एडिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब तीसरी चीज है कि ये जो अशोकन एडिक्ट्स है ये सबसे पुरानी जो है आपकी प्रिजर्व्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जो कि आज भी हमारे पास भारत में मौजूद है। ओके, तीसरी चीज है कि ये जो एडिक्ट्स जो होते हैं ये रॉक्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर और पिलर्स के ऊपर इनको अंकित किया जाता है, इंगित किया जाता है। इसको पत्थरों पे, पिलर पे इसको छेनी, हथौड़ी या अलग अलग माध्यम से, टूल्स के माध्यम से इसको कुरेदा जाता। और ये जो एडिक्ट्स जो होते हैं वो जनता के बीच में होते हैं। ये राजा के दरबार में नहीं होता है, शासक के दरबार में नहीं होता, बल्कि ये जनता के बीच, उनके सोसाइटी के बीच में इसको लगाया गया था ताकि जनता जहाँ पे ज्यादा आना जाना करती है, जहाँ पे उसकी पहुंच है जनता की, वहां वो आसानी से इन सब चीजों को देख सके, पढ़ सके और राजा के आदेश को जान सके कि राजा के आदेश क्या क्या हैं उस दौर के समय में। अब चौथी चीज है कि अशोक के 14 मेजर एडिक्ट्स हैं, सबसे बड़े, सबसे जिसको ऐसे तो बहुत सारे इनके एडिक्ट्स हैं लेकिन उनमें से 14 जो हैं सबसे मेजर हैं। और उनमें से जो बात करते हैं हम लोग, जो मेजर हैं वो करीब करीब 7 जो पिलर्स हैं, 7 जो एडिक्ट्स हैं वो पिलर के ऊपर दर्शाए गए हैं। पिलर वो आयरन पिलर हैं, है ना। और दूसरे नंबर पे आते हैं कि जो नंबर ऑफ माइनर पिलर्स भी कुछ हैं, जैसे कि छोटे छोटे माइनर पिलर्स हैं, कम जो कि उतने ज्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन वो भी एक पिलर के ऊपर इंगित किए गए हैं, अंकित किए गए हैं। ओके, और जो अंतिम बात है इनके बारे में कि ये जितने भी इंस्क्रिप्शंस जो एडिक्ट को लेकर के किया गया है, जो भी इस पे दर्शाया गया है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली ये इससे हमको मालूम चलता है कि अशोक कितने प्रभावशाली, कितने विजनकारी, या उनकी क्या दृष्टि थी, उनकी अंतर्दृष्टि क्या थी प्रजा को लेकर के, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। ये सभी चीजें इन एडिक्ट से हमें अशोक के बारे में विस्तृत रूप से हमें पता चलती है। और ये इन जनरल अगर हम बात करें साधारण रूप से, है ना, कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अशोक के बारे में हमको लिटरेरी सोर्स से पता चलती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो है हमारा जो आयरन पिलर्स, रॉक पिलर्स और वॉल्स पे जो इनका जो एडिक्ट्स जो किया गया था, ये सब चीजें। अब इनके अलावा भी कुछ दो चीजें हैं जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि शाहबाज गढ़ी और एक जगह है मनसेहरा, और ये दोनों वर्तमान में आज पाकिस्तान के अंदर में मौजूद हैं। और ये एक्चुअली में है क्या ये जानना जरूरी है। जैसे कि शाहबाज गढ़ी जो है वो बड़े बड़े 2 पत्थर के बोल्डर्स के ऊपर जो राजा के जो अशोक जो थे उनकी एडिक्ट्स को दर्शाया गया है।
ओके, उनके आदेश को वहां पे इंगित किया गया है, अंकित किया गया है। और से वही चीज मानसेहरा के साथ भी है, लेकिन मानसेहरा के अंदर में अगर हम देखेंगे तो ये जो है, ये तीन बड़े बड़े बोल्डर्स के ऊपर, बोल्डर्स जो होते हैं बड़े बड़े पत्थरों का जो नमूना जो होता है उसको हम कहते हैं बोल्डर्स। जैसे कि एक कहावत है, एक मान्यता ऐसी भी है कि ये जो शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा जो है, ये दोनों करीब करीब 3 BC के आसपास में इनको वहां पे एडिक्ट किया गया था। ओके, और ये जो इंगित किए गए थे, अंकित किए गए थे शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा के जो एडिक्ट्स हैं, इनकी जो वहां पे जो लैंग्वेज जिसको इन्होंने यूज किया है, वो जो लैंग्वेज है उसका नाम है खरोस्ती। खरोस्ती स्क्रिप्ट के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पे इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वहां पे मौजूद हैं। ये एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है अशोक के लिए, और अशोक का जो जो उनका एडिक्ट्स है उसके उनके लिए। तीसरी चीज है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा में जो खरोस्ती लिपि जो है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, जो दर्शाया गया है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक लिखा गया है। जिस प्रकार से हम आज के वर्तमान समय में उर्दू को देखते हैं, जिस प्रकार से उर्दू लिखा जाता है, बिल्कुल यहाँ पे भी खरोस्ती जो लिपि है उसको भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक लिखने का यहाँ पे हम लोगों को जो विजुअल्स है वो मौजूद है वहां पे। अब आते हैं कि बाकी जितने भी इनके इंस्क्रिप्शंस हैं, एडिक्ट्स जो किए गए हैं अशोक के, वो बाकी और किन लिपि में लिखे गए हैं, किस स्क्रिप्ट में है, तो उसका नाम है प्रमुख रूप से ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि, बट एक्सेप्शन के तौर पे खारोस्ती जो लिपि जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर में शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा के जो लोकेशन है वहीं पे सिर्फ उपलब्ध है, एंड ये अपने आप में एक अपवाद है। अब आते हैं कि जो अशोक का जो कार्यकाल जो था, उनका जो रेंज जो था, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मौर्यन एम्पायर के लिए। तो अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट पीरियड जिसमें कहा जाता है कि जो मौर्यन एम्पायर का जो विस्तार हुआ, जो अपने ऊंचाइयों पे जो मौर्यन एम्पायर गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ अशोक के कार्यकाल में गया। ये संभव सिर्फ इन्हीं के कार्यकाल में हो पाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अशोक के लिए कि उन्होंने कलिंग वॉर पे, कलिंग की जो लड़ाई जो थी उस पे उन्होंने विजय हासिल किया था। ये इनके जीवन का सबसे प्रमुख टाइम था, दौर था, जहां पे इन्होंने इस चीज को कन्क्वेस्ट किया, इसके ऊपर विजय हासिल की, फतह हासिल किया कलिंग के ऊपर। और ऐसे वैसे इन्होंने नहीं किया, बल्कि कई इसके ऊपर विजय हासिल करने के लिए इनके कई लाखों सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। उनकी डेड बॉडीज बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में पड़ी हुई थी। उसके आधार पे इन्होंने विजय हासिल किया। और तीसरी चीज है जो बात होती है कि बहुत सारे लोग इस युद्ध के बाद घायल हुए, कई सालों तक, मतलब वो अपाहिज तक, यहाँ तक हो गए, हाथ कट गए, सर कट गए, पैर कट गए उनके। ओके, अब जो चौथी चीज है इनके बारे में कि ये सब चीज जो कलिंग वॉर के बाद एक्चुअली में हुआ क्या अशोक के साथ, कि जब वो युद्ध के मैदान में जब जाते हैं और जब देखते हैं कि इतने सारे लोगों की डेड बॉडीज और इतने सारे सफरिंग्स के, इतने परेशान और इतने घायल लोग हैं, है ना, इनके सहयोग से अगर हमने कलिंग की लड़ाई को विजय हासिल किया, तो इनका वहां पे जमीर जाग जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इंसानियत जिसके अंदर, हर इंसान के अंदर होती है। और इनकी इंसानियत ये थी कि इनकी मानवता एक मनुष्य जाति के लिए जो जाग उठती है इनके अंतर्मन से, ये इनका हृदय परिवर्तन होता है। और उसके बाद से ये जो एक बहुत ही फेमस टर्म है उसका नाम है वॉर ड्रम। वॉर ड्रम, जिसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं
भेरी घोष। भेरी घोष जो कि एक वॉर ड्रम था, जबकि युद्ध का जब भी बिगुल बजता था कि हमें युद्ध में जाना है या विजय हासिल हो गया, तो इस वॉर ड्रम को बजाया जाता था। लेकिन इस कलिंग वॉर के बाद अशोक ने पूरी तरीके से इस हमेशा के लिए इस भेरी घोष को, इस वॉर ड्रम को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया और इसको कहा कि आज के बाद अब इस भेरी घोष का कभी भी उपयोग नहीं होगा और उसको रिप्लेस कर दिया, उसको उसके जगह पे नया चीज स्थापित किया और वो था उनका धम्म घोष। धम्म घोष वो चीज है जो कि इनकी पॉलिसी थी, एक पीस को मेंटेन करने के लिए पॉलिसी, इनकी नीति। पॉलिसी का अर्थ हुआ नीति, और नीति किस सेंस में, किस परिप्रेक्ष्य में, तो वो परिप्रेक्ष्य इनका था कि हमें शांति का मार्ग अब अपनाना है। और ये इन्होंने इस कलिंग वॉर के बाद पूरी तरीके से वॉर को क्या किया, इन्होंने अपने आप को शांति के मार्ग पे ढाल दिया, ले जाने लगे अपने आप को शांति के, कि इन्होंने, इनका ये पूरी तरीके से क्या होता है कि हृदय परिवर्तन हो जाता है। ओके, और जो सबसे फेमसली जो हम दो चीज हमने इसमें देखा कि क्या थे, भेरी घोष और धम्म घोष। तो अशोक ने, सम्राट अशोक ने जो भेरी घोष वॉर ड्रम था उसको इन्होंने धम्म घोष से रिप्लेस कर देते हैं, वो उसको चेंज कर देते हैं। और जो धम्म घोष वो जो रहता है वो है कि किसी भी तरह का हम अब हिंसा नहीं करेंगे और हमेशा पूरे दुनिया में पीस का मार्ग अपनाने का इनका अपना जो है आइडियोलॉजी इन्होंने अपनी जो डेवलप किया यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट चीज है, अगली चीज जो इसके बारे में, इनके बारे में, अशोक के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो अनुसरण नीति जो थी किसको लेकर के, नॉन वायलेंस को लेकर के। तो नॉन वायलेंस अब कहना एक अलग मुद्दा है और उसको प्रैक्टिस करना दूसरा साइड है। तो कैसे करेंगे, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जितनी भी बलि होती थी उस पे इन्होंने रोक लगा दिया। इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कि किसी भी तरह का बलि नहीं होगा। किस तरह का बलि? एनिमल किलिंग। किसी भी तरह का जो जानवर का जो बलि जो होता था किसी भी पूजा में या रिचुअल्स, अलग अलग रिचुअल्स में, उसको इसको इन्होंने पूरी तरीके से रोक लगा दिया। और इन्होंने ये भी कहा कि इसके जो जानवरों के जो खाने के ऊपर है उसके ऊपर भी इन्होंने क्या किया कि रोक लगाने का काम किया। बोला कि कोई भी लोग अगर जैसे किसी जीव को खाते हैं, जानवर को खाते हैं मार करके, उस पर भी इन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो एनिमल्स जो थे, जो जानवर जो थे, उनके ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये इनकी सख्त आदेश थे सम्राट अशोक के। और अंत में एक बहुत फेमसली जो उनके रॉक एडिक्ट्स हैं, जिस पे लिखे गए हैं, कहाँ पे वो रॉक एडिक्ट जो है वो 1 है, और उस पे ये इंगित किया गया है, अंकित किया गया ये सभी आदेश। एडिक्ट जो हमने बात किया है कि एडिक्ट्स ऑफ अशोका, तो ये हमें कैसे मालूम चलता है कि अशोक ने इन सब चीज़ों का फरमान जारी किया? तो ये बिल्कुल हमें पता चलता है इनके रॉक एडिक्ट 1 से। ओके, और ये रॉक एडिक्ट 1 जो है ये उन 14 इनके सबसे बड़े जो एडिक्ट्स हैं, जो मेजर एडिक्ट्स हैं, उनमें से एक है ये रॉक एडिक्ट 1। अब हमारा जो दूसरा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसका नाम है सांची स्तूप। अब सांची स्तूप है क्या? अब सबसे पहली चीज है कि सांची स्तूप जो है बना हुआ उसका जो आकार किस प्रकार का है, तो ये एक सेमी स्फेरिकल है, डोम लाइक स्ट्रक्चर। डोम लाइक स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि जो आज वर्तमान में जो मस्जिद है, मस्जिद का जो ऊपर का जो गुंबद होता है, या फिर अगर हम ताजमहल को देखें तो ताजमहल का जो गुंबद है सबसे ऊपर में जो है उसको हम लोग डोम कहते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार का स्ट्रक्चर इस सांची स्तूप का बना हुआ है। दूसरी बात सांची स्तूप के बारे में कि ये अनबर्न्ड ब्रिक्स है, यानी कि
जो जले हुए ईंट नहीं है उनका इस्तेमाल करके और पत्थरों का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। और इसके चारों तरफ 4 रास्ते हैं जो कि चारों दिशाओं की तरफ खुलते हैं। और इसके बारे में ये भी एक चीज हमें देखने को मिलता है कि सांची स्तूप के एक साइड पर वहां पे लायन का जो स्ट्रक्चर है उसको इंगित किया गया है, उसको डिपिक्ट किया गया वहां पे, एडिक्ट किया गया है वहां पे। और वो जो लायन है वहां पे एक सबसे खास बात है कि 4 लायन को एक साथ बैठाया गया है एक दूसरे के पीठ दिखा करके, और उस 4 लायन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले कुछ पॉइंट्स से हम ये चीज समझेंगे। अब दूसरी बात ये है कि ये एक्चुअली में सांची स्तूप कहाँ पे आज के टाइम पे लोकेटेड है। तो ये मध्य प्रदेश भारत के एक राज्य है, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहां से 45 किलोमीटर दूर एक शहर है, टाउन है जिसका नाम है विदिशा। वहां पे ये आज ये सांची स्तूप मौजूद है। अब तीसरी चीज है जो कि इस सांची स्तूप के बारे में बताती है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध के जो उनके बाल थे, उनके दांत थे, और उनके जो आप कह सकते हैं कि उनके जो हड्डियां जो थी वहाँ इस सांची स्तूप के नीचे जमीन के सतह पे एक मंजूषा यानी कि एक तरह की पेटी होती है, उसमें उसको रख करके जमीन के सतह पे उसको सांची स्तूप के सतह पे उसको रखा गया है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सांची स्तूप है ये जो गौतम बुद्ध के जीवन के ऊपर जीवन से आधारित है, और कुछ ऐसी भी चीजें वहां पे कार्व की गई है जो कि जातक की कथाएं जो थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको विस्तार से अगर कभी मौका मिला तो मैं इस पे बता दूंगा। जातक की कथाएं जो से रिलेटेड वहाँ पे जो है आपकी डिपिक्शन वहाँ पे किया गया है। और गौतम बुद्ध को यहाँ पे जो दर्शाया गया है सिंबॉलिकली किन किन चीजों से, तो वो पहली चीज है पीपल का पेड़ एक है जो कि ये दर्शाता है गौतम बुद्ध को। दूसरी चीज जो दर्शाती है वो है लोटस यानी कि कमल। और तीसरी चीज जो है वो एक है पहिया, व्हील। ओके, ये तीनों चीज जो है गौतम बुद्ध को सिंबलाइज करते हैं। ओके, नाउ अब जो अंतिम चीज है कि जो लायन जो हमने बात किया अभी कुछ देर पहले कि 4 लायन एक दूसरे को पीठ दिखा करके यहाँ पे इनको बैठाया गया है, उनके कार्व करके, उनको एडिक्ट करके। तो यहाँ पे वो जो चारों लायन हैं, जब भारत अपना संविधान लागू करता है तो ऑफिशियली भारत सरकार ने इन चारों लायंस को भारत का नेशनल एम्बलम यानी कि भारत का प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको स्वागत करता है, इसको स्वीकार करता है। अब हमारा अगला जो विषय है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, समझेंगे कि उनका क्या क्या रोल था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो मौर्यन एम्पायर के संस्थापक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। उन्होंने ही मौर्यन डायनेस्टी को खड़ा किया। ओके, दूसरी बात यह है इनके बारे में कि इनके बचपन के बारे में तो हमें बहुत कुछ जानने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जो व्यक्ति विशेष हैं उनका ऐसा मानना है कि ये पहले नंदा लोगों के साथ थे, नंदा डायनेस्टी के अंदर में, जो कि पाटलिपुत्र में था। ओके, तो वहां से इनको क्या किया गया था, हटा दिया गया था, और आगे जाकर के ये इनकी मुलाकात होती है कौटिल्य से। वही कौटिल्य जो कि एक ब्राह्मण परिवार से आते थे, ब्राह्मण के एक लड़के थे वो, और उनके साथ भी कुछ गलत हुआ था, जो कि नंदा लोगों के साथ वो भी थे पहले, नंदा लोगों ने उनके साथ ठीक नहीं किया। तो ये दोनों हाथ मिलाते हैं। और ये कौटिल्य कौन थे, तो कौटिल्य वही कौटिल्य जो आगे चल करके बहुत ही फेमस होते हैं, बहुत ही पूरी जो हिस्टोरियंस के माध्यम से कि उनको अगले
पूरी दुनिया में चाणक्य के नाम से जाना जाने लगा था, वही उनका पुराना नाम पूर्व में नाम था कौटिल्य। तो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों हाथ मिलाया और दोनों ने मिल करके एक स्ट्रेटजी बनाई, एक रणनीति बनाई नंदा डायनेस्टी को पाटलिपुत्रा से उखाड़ फेंकने का। और एक लंबी लड़ाई के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा की राजधानी को पाटलिपुत्र से उखाड़ फेंका और फिर वहां पे स्थापित किया मौर्यन डायनेस्टी को। मौर्य काल की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। अगला जो हमारा कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो हिस्टोरियंस का मानना है कि एक अलेक्जेंडर हुआ करता था, जिसने कि क्या किया था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वहां पे उसने बहुत सारे हमारे इंडियन स्टेट्स को कब्जा कर लिया था लड़ाई के माध्यम से, और उसमें वो सफल भी हुआ। लेकिन जब अलेक्जेंडर की मौत होती है तो मरने के बाद जो उसका जितना भी जो प्रोविंस था जिस पे उसने विजय हासिल की थी, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कब्जे में ले लिया। और तीसरी चीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कही जाती है कि इन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर के आगे की जो मौर्यन एम्पायर की जो रणनीति जो थी, है ना, कि आगे हमें कैसे पाटलिपुत्र जो हमारी राजधानी है और अपने एरिया को, अपने रेन को कैसे हम आगे लेकर के जाएंगे, इसके बारे में इन्होंने बहुत बखूबी काम किया है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को आगे बढ़ाने में। वही चाणक्य, वही कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा है, जिसको हमने पिछले अपने वीडियो में पढ़ा था लिटरेरी सोर्स के रूप में। ओके, अब अगली जो चीज है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानने को मिलती है 305 बीसी का जो टाइम पीरियड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे सेल्यूकस नाम का व्यक्ति जो भारत के ऊपर हमला करता है और इस हमले में वो बुरी तरीके से हार जाता है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ये सेल्यूकस जो है ये वही व्यक्ति है जो कि पूर्व जनरल रह चुका था, किसका? अलेक्जेंडर का। तो इस लड़ाई के बाद, इस हार के बाद जब सेल्यूकस हार जाता है तो ये एक ट्रीटी साइन करता है, एक संधि पे हस्ताक्षर करता है, साइन करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और ये ट्रीटी जो होती है ये इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को इस ट्रीटी के माध्यम से जो मिलता है वो ये है, काबुल इनके कब्जे में आ जाता है, बलूचिस्तान आ जाता है, हेरात आ जाता है और कंदहार आ जाता है, जो कि वर्तमान में ये सभी अभी पाकिस्तान में उपलब्ध है और साथ ही साथ अफगानिस्तान में भी उपलब्ध है। अब जो अगली जो बात है सेल्यूकस के बारे में कही जाती है कि इस हार के बाद इस संधि जो होती है, इसमें इस संधि में एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है देखने को मिलता है कि सेल्यूकस जो है अपनी जो बेटी है जिसका नाम था हेलेन, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करने का परमिशन दे देता है। और जो दूसरी बात है कि इस विक्ट्री के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, पुष्यगुप्त को यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का यहाँ पे इन्होंने इसको पूरा चार्ज दे देते हैं पुष्यगुप्त को। और ये पुष्यगुप्त आगे जो भी है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को उसको लीड करते हैं, देखते हैं। और फिर जो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये अपना ध्यान फिर साउथ इंडिया के तरफ, जो कि दक्षिण भारत की तरफ अपना नजर डालते हैं और उधर वो सफल भी होते हैं कुछ प्रोविंसेस को जीतने में। तो अब जिस प्रकार से हमने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो एम्पायर एक्सटेंड किया ट्रीटी के माध्यम से, तो वो कौन कौन से थे, जो कि काबुल से लेकर के कंदहार तक नॉर्थ वेस्ट में इनका जो एरिया जो बढ़ता है, और दूसरी तरफ मैसूर जो है, जो कि मैसूर आज वर्तमान में है, वो आपका साउथ में वहां तक इनका एरिया
जो इनका प्रोविंस है वहां तक इनका कब्जा हो जाता है। तीसरी चीज जो है ये बंगाल में भी करते हैं, और बंगाल के अंदर में और बंगाल से रिलेटेड जो है, बंगाल जो पूर्व में है वर्तमान में, वहां से लेकर के ये सौराष्ट्र जो है एक जगह है आपका गुजरात के अंदर में आता है, वहां तक ये अपने एरिया को क्या करते हैं, ये अपने कब्जे में ले लेते हैं। और ये सभी चीजें ये उपलब्धि के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बहुत माइलस्टोन का एक कह सकते हैं कि इनके एम्पायर को खड़ा करने में, इनके एम्पायर को जो मौर्यन डायनेस्टी जो थी, मौर्यन एम्पायर जो था, उसको आगे बढ़ाने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरी बात जो है कि जो सबसे अंतिम बात और तीसरी बात जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है कि ये जो है फाइनली अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, जो है जैन जो धर्म है, उसके आधार पे अगर हम देखें तो कहा जाता है कि ये 24 साल तक शासन करने के बाद पूरा जो कार्यकाल जितना था संस्था एक मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड करने से लेकर के उसको यहाँ ऊंचाइयों तक ले जाने तक इनका जो समय था वो करीब करीब 24 साल तक इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी पे राज किया। और इन्होंने फाइनली क्या किया कि ये जो दुनिया है इससे इन्होंने क्या किया, त्याग दे दिया कि अब ये जो राजशाही जो था, इनका जो शासक के रूप में जो काम कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, उससे इन्होंने अपना जो है अपने आप को हटा लिया उस कार्य से, और फिर अपने ही बेटे बिंदुसार को राजगद्दी पे बैठा देते हैं, मौर्यन एम्पायर को, मौर्यन डायनेस्टी को लीड करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये रहा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, जो कि हमने इस वीडियो में अभी तक इसको समझा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बिंदुसार को लेकर के। अब आते हैं हम अगले पार्ट में, जो कि हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे, विस्तृत रूप से नहीं, लेकिन जो हमारा जो सिलेबस कहता है उसके आधार पे हम जानेंगे कि बिंदुसार के कुछ संक्षिप्त वर्णन है इन ब्रीफ। तो बिंदुसार जो थे वो अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के स्वेच्छा से गद्दी छोड़ने के बाद ये इस मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी के गद्दी को संभालते हैं, वो उसकी कमान को संभालते हैं। और जब ये बिंदुसार जब गद्दी पर आते हैं, बैठते हैं, तो एक ग्रीक हिस्टोरियन है जिसका नाम है एथनेकस, उसने कहा कि ये जो बिंदुसार है, ही वॉज द स्लेयर ऑफ फूज, मतलब दुश्मनों के अंत करने वाले के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये इन्होंने, बिंदुसार की एक बड़ी उपलब्धि ये भी थी कि इन्होंने 16 लगभग 16 रूलर्स को हराने का काम किया। 16 रूलर्स को इन्होंने हराया, और ये जो हराए इन्होंने कहाँ पे किया, साउथ इंडिया के अंदर में 16 रूलर्स को हराया इन्होंने। तीसरी चीज जो इनके बारे में है कि जब ये मौर्यन डायनेस्टी के जब किंग थे, तो उसी समय पर तक्षशिला में रिवोल्ट हो जाता है, और इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने में इनके दूसरे जो बेटे हैं अशोक, वो इसको काबू करने में सफल होते हैं, कि जो रिवोल्ट होता है उसको किसी तरीके से वो मैनेज करने में काफी सफल होते हैं। कौन? तो वो है आपके अशोक। अब बिंदुसार के बारे में ये भी मान्यता है कि वो जो है जो ग्रीस के जो रूलर्स हुआ करते थे, उनसे इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ी अच्छी मित्रता थी, और उनके साथ बहुत बड़े अच्छे इनके फ्रेंडली रिलेशन से, दोस्ताना संबंध था। अब जो हमारा जो अंतिम जो है इसमें जो नाम जो निकल करके आता है वो है अशोक। अब अशोक जो है वो अपने पिता की मृत्यु के बाद, और पिता कौन? बिंदुसार। बिंदुसार के मृत्यु के बाद ये राजगद्दी पर बैठते हैं मौर्यन डायनेस्टी के, मौर्यन एम्पायर के। और जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो इनके बारे में ऐसा
इन्होंने सबसे पहली चीज जो किया वो ये था कि जो टाइटल जो था सबसे पहले, है ना, जो टाइटल उसको उन्होंने क्या किया, अपने नाम किया, अपना एडॉप्ट किया उस टाइटल को। ओके, और वो टाइटल कौन कौन से थे? दो टाइटल थे, देव नाम प्रिय और दूसरा जो टाइटल था प्रियदर्शी। देव नाम प्रिय का अर्थ हुआ कि द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, और दूसरा जो है आपका प्रियदर्शी, उसका मतलब हुआ द ब्यूटीफुल वन। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में हमने जाना, समझा और ये समझने का प्रयास किया कि इन तीनों का क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहा मौर्यन एम्पायर को आगे बढ़ाने में। अब जो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है कलिंग वॉर। तो इसके ऊपर हम कलिंग वॉर के बारे में अगले अपने वीडियो में पार्ट 3 में हम आपसे इसके बारे में मिलेंगे बहुत विस्तृत रूप से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।